Hello everyone, this is रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि यूपी पीसीएसजे का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके जारी होने के साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि जो 9 माइनर एक्ट आपके मेंस के पेपर में आने वाले थे, अब वो मेंस में ही नहीं बल्कि आपके प्री में भी उनके साथ आपकी मुलाकात होगी। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं रवि झा आज आपके साथ उन्हीं 9 माइनर एक्ट में से एक माइनर एक्ट जिसका कि नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में चर्चा करूंगा। अगर मैं इस प्रॉपर एक्ट को बाइफरकेट करता हूं तो इस पूरे के पूरे एक्ट में जो जानकारी आपको मिलती है वो ये मिलती है कि आपके माता पिता और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है या वो 60 साल की आयु को प्राप्त कर चुके हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से कि अगर आपके पास पर्याप्त साधन और संसाधन है तो आप ना सिर्फ उनको मेंटेन करेंगे बल्कि उनके लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं आप उसमें भी अपनी सहभागिता को प्रदर्शित जरूर करेंगे। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन द ईयर ऑफ 2007 लेजिस्लेचर ने इस एक्ट को पास किया। जब हम इस एक्ट के प्रियम्बल की बात करते हैं यानी कि इसकी प्रस्तावना की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली ये एक्ट सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करता है कि ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने माता पिता का उचित रूप से ख्याल रखेंगे और सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है यानी कि जो हमारे घर के बड़े और बुजुर्ग हैं, अगर किसी भी वजह से अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उनको न सिर्फ मेंटेन करेंगे बल्कि आप उनका समुचित तरीके से ख्याल भी रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर किसी भी वजह से ट्रिब्यूनल को ये जानकारी मिलती है या हमें ऐसा मैसेज मिलता है कि वो व्यक्ति तो ऑलरेडी इंडिजेंट है यानी कि असमर्थ है अपना ख्याल रखने में, लेकिन जिस व्यक्ति से या अपने जिस सगे संबंधी से वो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि वो भी एक इंडिजेंट पर्सन है या अपने आप में असमर्थ व्यक्ति है, तो फिर वहां पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हर व्यक्ति का उचित ख्याल इस एक्ट के अंतर्गत रखेंगे अगर वो व्यक्ति इंडिजेंट है या किसी भी वजह से अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड नहीं कर पा रहा है। अमूमन इस पूरे के पूरे एक्ट में हम ये देखते हैं कि एक पार्ट तो वो व्यक्ति होता है जो मेंटेनेंस क्लेम करता है और यहां पर इस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस को क्लेम करने का राइट सिर्फ दो ही लोगों के पास है, या तो पेरेंट्स और या तो सीनियर सिटीजन। जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि वो पेरेंट्स में से सिर्फ माँ ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या सिर्फ पिता ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और पेरेंट्स को भी फर्दर बाइफरकेट किया गया है। लाइक वो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके अडॉप्टिव पेरेंट्स भी हो सकते हैं और इवन दो वो आपके स्टेप पेरेंट्स भी हो सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति से मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है अमूमन वो व्यक्ति या तो उनका बच्चा है या तो उनके बच्चे का बच्चा है और या तो वो उनका कोई सगा और संबंधी है यानी कि उसका रिलेटिव है। तो आमतौर पे कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन स्वतः पैदा हो जाता है कि नहीं आपको उनको मेंटेन भी करना चाहिए। तो जब ये स्वतः ऑब्लिगेशन पैदा हो जाता है तो आखिर इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी या फिर सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट के अंदर आपके मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के गठन के बारे में क्यों जिक्र किया गया। तो आमतौर पे जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जब पार्टीज किसी भी सेटलमेंट के ऊपर नहीं पहुंच पाती हैं, जब परिस्थितियां आती हैं कि एक व्यक्ति इस बात पर अड़ा रहता है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए और सामने वाला कहता है कि मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, आखिर मैं आपको मेंटेनेंस दूं तो दूं कैसे। तो फिर इनके पास एक ही विकल्प बचता है कि चलिए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के सामने चलते हैं, वहीं पर अपनी सारी बातों को रखा जाएगा और आफ्टर दैट ओनली द मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कैन डिसाइड दिस मैटर अंडर दिस एक्ट। ये बात अलग है कि उस फैसले को भी आप ट्रिब्यूनल में या अपील में आप उसको लेकर जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह होता है कि चलिए ठीक है, हमने माना कि स्टेट गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया, हमने ये भी माना कि आप मेंटेनेंस के रिगार्डिंग एप्लीकेशन फाइल भी कर सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो अधिकार क्षेत्र कौन सा होगा,
वो जुरिस्डिक्शन कौन सा होगा या किस जगह पर आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो यूजुअली यहाँ पे एप्लीकेशन आमतौर पे जाहिर सी बात है, जब हम पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन भी या तो आपके पेरेंट्स के द्वारा फाइल की जाएगी, या तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा फाइल की जाएगी, और या तो सीनियर सिटीजन के द्वारा फाइल की जाएगी। अब ये उनको चूज करना है कि जिस जगह पर वो वर्तमान में रह रहे हैं, क्या वो वहां पर एप्लीकेशन फाइल करेंगे, या जिस जगह पर वो अपने बच्चों या अपने संबंधियों के साथ अंतिम जगह पर जिस जगह पे साथ रहे थे, क्या वो वहां पर फाइल करना पसंद करेंगे, या वर्तमान में जिस जगह पर उनके बच्चे रह रहे हैं, क्या उस जगह पर वो फाइल करना पसंद करेंगे। तो अल्टीमेटली इट इज द पेरेंट्स और द ग्रैंड पेरेंट्स और द सीनियर सिटीजन हु विल हैव टू डिसाइड कि आखिर एप्लीकेशन फाइल करनी तो करनी कहाँ है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी भी वजह से वो काबिल नहीं है एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, तो उस जगह पे आमतौर पे कोई दूसरा व्यक्ति उनके बिहाफ पर एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी उनके बिहाफ पर एप्लीकेशन को फाइल कर सकती है। यूजुअली जो आपका मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल होता है, वहां पर आमतौर पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, दैट इज कॉल्ड आपका एसडीओ, लाइक सब डिविजनल ऑफिसर। वहां पर ऑलरेडी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में कहा गया है कि इट्स बेटर कि आप अपने केस को खुद रिप्रेजेंट करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ऑलरेडी वी हैव अपॉइंटेड सम पर्सनालिटी हु विल रिप्रेजेंट योर केस ऑन द बिहाफ ऑफ योरसेल्फ। तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू द प्रोसीडिंग ऑफ द मेंटेनेंस। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू पे आपका एक बैच पिछले 22 नवंबर सन 2022 से लगातार चल रहा है, जिसके अंदर अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके एनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में आप जान सकते हैं। एंड thank you so much to all of you for all your love and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.